नमस्कार दोस्तों, हम लोग जिस श्रृंखला को चला रहे हैं उसको आज आगे और बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता को लेकर के कई अन्य अवधारणाओं, ये आज आखिरी सेशन होगा स्वतंत्रता को लेकर के। हालांकि ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सेशन में हम लोग ना सिर्फ स्वतंत्रता के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं बल्कि स्वतंत्रता के ऐसे बिंदुओं पर जो कि भारतीय संविधान में भी शामिल किए गए उन पर भी चर्चा करेंगे। और ये क्लास PSIR ऑप्शनल के साथ साथ अगर निबंध लेखन के लिए भी आप देखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ में ही इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं। तो आइए बगैर और किसी भूमिका के सीधे सीधे क्लास की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता और अन्य अवधारणाएं, इसके पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता और समानता पर चर्चा कर रखी है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता और अधिकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं होगा। स्वतंत्र व्यक्ति ही अधिकार की जो है मांग कर सकता है, या अधिकार का उपभोग वास्तविक रूप से करने वाला व्यक्ति ही स्वतंत्र कहा जा सकता है। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ फ्लिप फ्लॉप के रूप में चला करती हैं। अगर कहा जाए तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में एक ऐसी धारणा है जो अधिकार को अवधारणा, जो अधिकार की अवधारणा है, ये थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करना होगा हम लोगों को। अधिकार की अवधारणा को स्वतंत्रता की अवधारणा के बराबर मानती है। अगर इसमें आप उठा करके देखिएगा तो आपको कौन से नाम महत्वपूर्ण हैं? हॉब्स हैं, लॉक हैं, नॉजिक हैं, ये हैं। लेकिन धीरे धीरे यह बात भी जो है सिद्धांतकारों ने माना कि यह दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, यानी कि स्वतंत्रता और अधिकार वस्तुतः कई बार या ज्यादातर मौकों पर हमको एक साथ भले ही नजर आती हैं, लेकिन दोनों के मध्य जो है अंतर है। अगर ऐसा ना होता तो जब हम मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं तो वहां पर अनुच्छेद 14 से 18 तक हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, और 19 से लेकर के 22 तक के बीच में हम समानता के अधिकार की चर्चा, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करते हैं। थोड़ा उल्टा हो रहा है, ये मैं लिख करके स्पष्ट कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। अगर हम कहें तो अधिकार को जो है कई भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान में जो है अगर हम केवल 2 के बारे में यहां पर बात करेंगे, हालांकि कुल 6 तरीके से डिवीजन हो सकता है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक अगर आप उठा करके देखेंगे तो यहां पर समानता का अधिकार की चर्चा की गई है कि यह समानता का ही अधिकार है। फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार है, एंड फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22 ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अधिकार जो है वह समानता के साथ हो भी सकता है, स्वतंत्रता के साथ भी हो सकता है, और इनसे भिन्न भी हो सकता है। यह हमारा कॉमन सेंस भी हमको बताता है। तो ये हम कह सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता के बीच की जो रेखा है वह कुछ ऐसे है कि जो कुछ समय तक एक दूसरे के साथ चलती है, फिर एक दूसरे से दूर हटती हुई भी वो महसूस हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ये मैं अपनी व्यक्तिगत सोच को आपको बता रहा हूं कि जितना मेरा अध्ययन करता है, जहां तक मेरी सोच जाती है कि स्वतंत्रता और अधिकार यह एक दूसरे के पैरेलल भी चल सकते हैं, एक दूसरे से हट करके भी चल सकते हैं, स्वतंत्र धाराएं भी ले सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के विरोधी कभी भी नहीं हो सकते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यह हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों कैसे चलते हैं। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहीं पर आप अगर देखिएगा तो पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वह कहता है कि कुछ करने या कुछ बनने का अधिकार, कुछ करने या कुछ बनने की आजादी या स्वतंत्रता के समान है, स्वतंत्रता के समान है। तो कुछ करना या कुछ बनना, या कुछ करने या कुछ बनने का अधिकार और स्वतंत्रता, तो ये फिर वही है कि एक दूसरे के काफी पैरेलल चलते हैं। इसलिए शुरुआती दौर में यह भ्रम जरूर रहा है कि स्वतंत्रता और अधिकार
एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि स्वतंत्रता और अधिकार को एक जैसी अवधारणाएं आप नहीं मान सकते हैं। अधिकार सीमित अर्थों में एक प्रकार की स्वतंत्रता जरूर है, अर्थात स्वतंत्रता के रूप में अधिकार हमें कानून की सुरक्षा, मान्यता या अनुमति देती है। इस बात को कौन मानता है? इसको होम्स या लामंट जैसे जो विचारक हैं, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम हम लोगों को फिर आगे भी कई बार देखने को मिलेंगे, एग्जाम्स में इनका जो है बहुतायात में प्रयोग होगा। तो होम्स या लामंट जैसे विद्वान ये मानते हैं कि अधिकार सीमित अर्थों में एक प्रकार की स्वतंत्रता होती है। ये पॉइंट जरूर से जरूर आप अपने दिमाग में, अपने जहन में बना करके रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक के पॉइंट से एकदम पिक्चर क्लियर होंगे आप लोगों को। स्वतंत्रता की अवधारणा अधिकार की अवधारणा से कम 3 तरीकों से अलग है। कैसे? स्वतंत्रता और अधिकार में क्या अंतर है, इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। पहला, अधिकार सिर्फ कुछ करने का हो सकता है, और दूसरी ओर अगर हम स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ कुछ करने की आजादी और किसी खास वस्तु से आजादी दोनों ही हो सकती है। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से अधिकार नहीं मिल सकता है, तो वस्तु का अधिकार और व्यक्ति के अधिकार के बीच में थोड़ा अंतर, थोड़ा डिफरेंस जरूर पाया जाता है। तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ कुछ करने की आजादी और किसी वस्तु से आजादी, दोनों ही तौर पर आप ले सकते हैं। जैसे कि कई बार हम ये कह सकते हैं, और यहां पर भावनाएं भी आप ले सकते हैं, कि कई बार हम अपनी ही बुरी आदतों से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, किसी लालच से, किसी घृणा से भी हम अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। लेकिन यानी कि एक वस्तु किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कर सकता है, जैसे हथकड़ी से स्वतंत्रता, हथकड़ी से आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह हथकड़ी आपको स्वतंत्रता तो दे सकती है, खुल करके या बंद करके हथकड़ी आपकी स्वतंत्रता ले सकती है, लेकिन अधिकार यह आपको नहीं दे सकती है। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से अधिकार नहीं मिल सकता, राइट फ्रॉम समथिंग, या कुछ करने या न कुछ बनने के अधिकार से अलग होता है। इसलिए स्वतंत्रता और अधिकार अलग है। अब स्वतंत्रता की मात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता की मात्रा जो होती है वह कम या ज्यादा हो सकती है। कोई व्यक्ति कम या ज्यादा स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन अधिकार की मात्रा नहीं होती है। किसी व्यक्ति के पास कम या ज्यादा मात्रा में अधिकार नहीं हो सकता। अगर अधिकार है तो सबके पास एक जैसा अधिकार होगा, या तो फिर अधिकार नहीं होगा। एक जैसी परिस्थितियों में अगर मैं बात करूं तो अधिकार इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो वह स्वतंत्रता से भिन्न है, क्योंकि स्वतंत्रता की मात्रा तय की जा सकती है, अधिकार की मात्रा तय नहीं की जा सकती है। यहां पर आप चाहें तो लाइन बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्रता मात्रात्मक हो सकती है, स्वतंत्रता मात्रात्मक हो सकती है, परंतु अधिकार की मात्रा नहीं तय की जा सकती है। तो पहले में यह बताया गया था कि कोई वस्तु जो है, अगर कोई वस्तु है तो वह आपको स्वतंत्रता दे सकती है, लेकिन वह आपको कोई वस्तु अधिकार नहीं दे सकती। वस्तु पर अधिकार हो सकता है, परंतु वस्तु आपको अधिकार नहीं दे सकती। इसी पैटर्न पर अगर इस वाले पॉइंट को मैं लिख दूं थोड़ा और बेहतर हो जाए, जैसे ये है
कि दूसरा पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मात्रात्मक क्या चीजें हो सकती हैं, तो कह रहा है कि मात्रात्मक स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन अधिकार मात्रात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पॉइंट भी कह सकते हैं कि अधिकार की तरह स्वतंत्रता को भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता या इसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। तो एक तरह से जो है ये तीसरी बात भी है कि अधिकार और स्वतंत्रता यहां पर अंतर नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में समानता है कि अधिकार और स्वतंत्रता यह ट्रांसफर करने की चीज नहीं है, स्थानांतरित करने की चीज नहीं। तो तीसरा पॉइंट दोनों के बीच में समानता बता रहा है, ना कि दोनों के बीच के जो है अंतर को स्पष्ट कर रहा है। समकालीन अगर दार्शनिकों में बात करें, समकालीन अगर विचारकों में बात करें, तो इसमें जो है डोकिन इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा एक कमजोर अर्थ में, ये डोकिन साहब मानते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा जो है यह एक कमजोर अर्थ में, ये आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक कमजोर अर्थ में अधिकार की अवधारणा से जुड़ी है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है या स्वतंत्र होता है तो उसके लिए अच्छा है कि वह स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त करे। तो जो स्वतंत्रता चाहता है वह वस्तुतः उसे अधिकार के रूप में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर स्वतंत्रता को एक अधिकार के रूप में जब स्वीकार कर लिया जाए तभी स्वतंत्रता और अधिकार आपस में कनेक्ट करते हैं। लेकिन अधिकार सिर्फ स्वतंत्रता का ही नहीं होता है, उससे भी कहीं व्यापक होता है। तो अगर मैं एक आपको जो है चित्र बना करके देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि स्वतंत्रता और अधिकार के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है। ये आपका स्वतंत्रता है, इसे चाहिए तो आप अपनी कॉपी पर बना भी लीजिए, और इसको अगर मैं कहूं तो ये अधिकार है। और ये वो हिस्सा है जहां पर स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ जाते हैं। बाकी ऐसे भी अधिकार संभव हैं जिनमें स्वतंत्रता की अवधारणा नहीं जुड़ी होगी, और ऐसी स्वतंत्रताएं भी होंगी जिनमें अधिकार का प्रश्न नहीं उठता है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो आप जो है डायग्राम देख रहे हैं, ये आपको एक ज्यादा बेहतर पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है। Am I right? लेकिन हमेशा स्वतंत्रता के ये इसी बात को कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार को हमेशा आप हर हाल में अधिकार के रूप में, या आप इसको ऐसे भी कर लीजिए कि स्वतंत्रता को आप हर बार अधिकार के रूप में नहीं मान सकते। इसका कारण है कि यदि व्यक्ति किसी चीज का अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज का अधिकार है, तो सरकार उसे वह चीज देने से ही इनकार नहीं कर सकती है, और भले ही ऐसा करना जो है वह सामान्य हित में हो, तो भले ही ऐसा करना ये थोड़ा सा जो है, तो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति किसी चीज पर मेरा अधिकार है, लेकिन सरकार कहेगी कि हम आपको ये चीज नहीं देंगे क्योंकि यह सामान्य हित से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर व्यक्ति का जो है अधिकार जो है समाप्त किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार के ऊपर सामान्य हित को या औरों के हित को हम ज्यादा जो है तवज्जो देते हैं।
तो ये जो है स्वतंत्रता और अधिकार के बीच का संबंध था। स्वतंत्रता और अधिकार के बीच के संबंध को आप हमेशा इसी अर्थ में जोड़ करके रखिएगा। मुझे लगता है कि मैं शेप्स में अगर जाता हूं, तो ये दोनों ही जो है कलर को हम ले सकते हैं, और इसका भी कलर जो है हम कुछ ऐसा बना दें। तो यहां पर जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये एक जो है आपका ये जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम लिख दें कि यह अधिकार है, और इसको हम लिख दें कि यह स्वतंत्रता है। और ये जो हिस्सा आएगा यह दोनों के बीच के रिलेशन को स्पष्ट करता है। हर बार अधिकार स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, ये पॉइंट ही हम यहां पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात यहां तक आप लोग के समझ में आ गई होगी आसानी से, इसे समझने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए फिर से जो है हम अपने पॉइंट पर लौटते हैं। भारत में स्वतंत्रता की अवधारणा कैसे दी गई है, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर भारत में स्वतंत्रता की अवधारणा को लेकर के चलने की कोशिश करें तो भारतीय परंपरा में स्वतंत्रता शब्द के भाव की अभिव्यक्ति करने वाला, भाव को यहां पर कर देते, अपने लोग क्या करना है, भाव को अभिव्यक्त करने वाला सबसे नजदीकी शब्द अगर हम कोई लेंगे तो वह है मुक्ति। ये हम भारतीय परंपरा में आप इसे कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने शास्त्र वगैरह हैं या जो पुराने हमारे विचारक हुए हैं, और इस अर्थ में स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, चाहे आप बौद्ध दर्शन को देखिए, चाहे जैन दर्शन को देखिए, चाहे उपनिषदिक दर्शन को देखिए, हर एक जगह स्वतंत्रता शब्द जो लिखी गई है वह मुक्त होने के अथ त्रिविध दुखात्यांतर अत्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ वाले भाव में आता है। मुक्त होना है, यानी कि इस शरीर के कर्म के बंधन से मुक्त होकर के जो है परलोक में स्वतंत्र भाव से विचरना है, वहां चले जाना है साहब। मुक्ति को पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त होना समझा गया है। मुक्ति की शुरुआती समझ में सामाजिक पाबंदियों से स्वतंत्रता शामिल नहीं थी। एक बार स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि स्वतंत्रता शब्द ही रखें। औपनिवेशिक भारत में आधुनिक स्वतंत्रता का विचार अलग अलग रास्तों से आया। ये कई अलग अलग रास्तों से आया है अगर इसको देखें, और ये रास्ते हैं खास तौर से जो है दो रास्ते इसमें जो है महत्वपूर्ण है। पहला औपनिवेशिक कानून व्यवस्था, इसमें व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की कल्पना भी परोक्ष रूप से शामिल थी। तो यानी कि जब औपनिवेशिक कानून बने,
एक्चुअली में जब हम अंग्रेजों के जमाने में भी जाकर के, उनके देश में भी जाकर के देखते हैं, जब हम यूरोप में इस अवधारणा को जाकर के, पश्चिम में इस जाकर के इस अवधारणा को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो अवधारणा हमको दिखाई देती है वह राज्य और राज्य से जुड़े हुए कानून के तहत, वह राज्य और व्यक्ति के संबंधों में स्वतंत्रता और अधिकार को परिभाषित करने की कोशिश करती है। कई बार वह राज्य और समाज के बीच में स्वतंत्रता को जो है साबित करना चाहती है। इसलिए जब औपनिवेशिक कानून के समय में, जो कि केवल इस दुनिया से जुड़ता है, जैसे देखिए अगर आप मनुस्मृति को देखिए या मिताक्षरा के दायभाग को देखिए, बृहस्पति स्मृति को देखिए, यानी कि जो प्राचीन भारत में कानून की किताबें रही हैं, या फिर जब इस्लामिक काल आया तो चाहे उनका कुरान हो, हदीस हो, शरीयत हो, वहां पर भी हर बार यही होता था कि वह कानून को वो भी परिभाषित करने की, वह भी कोडिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब धर्म के अनुसार कोडिफाई करने की कोशिश की जाती है तो उसमें इस लोक के साथ साथ उस लोक की भी चर्चा को जोड़ दी जाती है। लेकिन जब अंग्रेज कानून बनाते हैं तो वह पूरी तरह से जो है इस जमीन पर ही रहने की कोशिश करते हैं, स्वर्ग नरक की चर्चा छोड़ देते हैं। यानी कि वहां पर पहली बार वो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आया होगा जब जमीन और आसमान की ताकतों को अलग अलग किया गया होगा। इसलिए इस विचारधारा या इस मानसिकता के साथ जब अंग्रेज इस देश में कानून बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे कि हम औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था कहते हैं, तो उसमें व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की संकल्पना भी शामिल थी। हालांकि वो परोक्ष रूप से थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी गई थी, क्योंकि वह इस देश के लोगों को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे, वह इस देश के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते थे। और दूसरे जो है वह संस्थात्मक रूप से पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होना और पश्चिमी सामाजिक चिंतन का बौद्धिक प्रभाव मध्य वर्ग के उदय और वेतन वाली नौकरियों के प्रसार के कारण स्वतंत्रता व्यक्तिवादी रूप में अभिव्यक्त होने लगी। तो जब लोग नौकरी की चिंता करने लगे, नौकरियों में उतर करके आए, तो वो फिर क्या करने लगे, वह जो पश्चिम की शिक्षा थी, पश्चिम की शिक्षा ने एक बार फिर क्या किया कि उसने परलोक का चिंतन छोड़ दिया। उसने सिर्फ इस यह लोक की चर्चा की, इस लोक की चर्चा की। और जब इस लोक या इहलोक की चर्चा की तो उससे होता क्या है कि बौद्धिक प्रभाव जो बढ़ता चला गया वह मध्य वर्ग के उदय और वेतन वाली नौकरियों के प्रसार के कारण स्वतंत्रता व्यक्तिवादी रूप में अभिव्यक्त हुई। पहले संयुक्त परिवार में महिलाएं पद सोपानीय रूप से अधीनता की स्थिति में थी, अब उनकी स्थिति में काफी सुधार होने लगा। महिलाओं की तो स्थिति भारत में ऐसी थी कि विष्णु पुराण में ये दिया हुआ है कि बचपन में महिला को पिता के जो है आश्रय में रहना चाहिए, फिर किशोरावस्था में भाई के आश्रय में रहना चाहिए, फिर जब भरपूर जवानी हो तो पति के आश्रय में रहना चाहिए, और बुढ़ापा उसका बच्चों के आश्रय होना चाहिए। यानी कि वह महिलाओं को कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हुए देखना चाहते थे। घूंघट, हिजाब, नकाब, यहां तक कि पश्चिम में भी अगर मैं बात करूं तो मुझे बर्टन डसल की याद आती है कि वो कहते हैं कि जब वो अपनी किशोरा अवस्था में थे तो महिलाएं ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कपड़ों में ढकी होती थी, और अगर किसी महिला का अंगूठा भी दिख जाए पैर का
तो उनके बदन में सुरसुरी सी चढ़ जाती थी, झंझनाहट सी होती थी, मतलब कामुकता आ जाती थी देख करके। लेकिन कहते हैं कि अब खुले हुए घुटनों को भी देख करके कुछ साल बाद वो कहते हैं कि अब हम सामान्य रहते हैं। ये जो फलसफा है, ये जो फंडा है, ये मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं कि सेक्सुअलिटी का प्रसार बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इसके लिए कपड़े ढके होने चाहिए, कपड़ों से ढक देना चाहिए, हिजाब बुर्का वगैरह का भी जो कॉन्सेप्ट आया। लेकिन पर मुझे हमेशा से ये लगता है कि जितना ज्यादा आप ढकोगे उतना तेजी से आप आकर्षित करवाओगे। जैसे जैसे मुझे भी याद है कि हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते थे, तब गांव से निकल करके आए थे, तो जींस वाली लड़की को देख करके जो है बदन में अचानक से जो है एक उत्तेजना पैदा होती थी। अब बीच पे जो है संवाद करते हुए लड़की को भी देख करके तो उम्र का भी तकाजा होता है, पर किसी को नहीं होता है। नाउ एवरीवन इज नॉर्मल विद दैट। ये तो चीज है कि कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिनको जितना आप छिपाने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा वो उत्तेजना पैदा करेंगी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी विचारधारा है, कि हम जितना ज्यादा औरतों को ढकना चाहते हैं शायद हम उनको उतना ही बड़ा सेक्स सिंबल बना देते हैं। ये मेरी अपनी विचारधारा है, मैं सबको नहीं मानता हूं। जो मुझे लगता है, मेरा परसेप्शन है कि घूंघट हो या हिजाब हो, बुर्का हो, यह एक तरह के सेक्स सिंबल ही बन गए हैं। इससे आजादी होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि जब संयुक्त परिवार का माहौल था तो महिलाएं जो है वह अधीनता की स्थिति में ही होती थी, लेकिन अब वो जो है ज्यादा स्वतंत्र होती हैं। साहचर्यों के निर्माण के द्वारा धार्मिक दायरे में भी आजादी या स्वतंत्रता अभिव्यक्त हुई है। शिक्षा के प्रसार, महिलाओं के विकास और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भी अगर कहा जाए तो स्वैच्छिक संस्थानों की स्थापना की है। लेकिन इस तरह के साहचर्यों की सीमा ये थी कि केवल जो ऊंची जातियां, या इसको अब ऐसे लिखना चाहिए कि सिर्फ तथाकथित, ये एक शब्द जोड़ देना चाहिए, तथाकथित, क्योंकि कोई भी जात, मुझे ये विशेष रूप से परेशान करता है शब्द कि हम किसी जाति को ऊंची और किसी जाति को हम नीची या पिछड़ी जाति क्यों बोलते हैं। ये मानवता का अपमान है। मेरे हिसाब से इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि किसी जाति को अगड़ी, किसी जाति को पिछड़ी बोला जाए। जातियों की पहचान इस रूप में नहीं होनी चाहिए, या ऊंची जाति और नीची जाति, ये शब्द का प्रयोग गलत है। और अभिजनों को ऊंची, तथाकथित ऊंची जाति को, चूंकि ये शब्द प्रचलन में है इसलिए इसको प्रयोग भी करना हो तो तथाकथित लगा करके हम बचा सकते हैं कि अभिजनों को, अभिजन शब्द का मतलब क्या है कि जो संपन्न परिवार रहे हों, को ही इस तरह के साहचर्य बनाने और उनका सदस्य बनने की आजादी थी। साहचर्य का मतलब जहां पर कि स्त्री पुरुष साथ में आता हो। भारत में सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ संघर्ष करने वाले दो प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर थे, और ये दोनों ही तथाकथित ऊंची जातियों के अभिजन थे, धनी परिवारों से थे। बंगाल के विपरीत पश्चिम भारत के विचारक तथाकथित, चूंकि इसी तरह से किताबों में लिखा हुआ है तो हमारी मजबूरी है, तथाकथित नीची जातियों से जुड़े हुए थे। इन्होंने जाति आधारित पद सोपान पर हमला करने के लिए सामाजिक स्वतंत्रता के विचारों का प्रयोग किया। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो सामाजिक स्वतंत्रता है, जिसमें किसी को ऊपर और किसी को नीचे मानने की जो है झंझट से मुक्ति किया गया। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो ज्योतिबा फुले
और बी आर अंबेडकर का नाम बहुत प्रमुख है। इन विचारकों ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता का मतलब यह भी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जाति के नाम पर होने वाली अवमानना से मुक्ति मिले। और यह बात मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया अगर इसका कोई पैरोकार मुझे लगता है तो यह मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है कि मैं इसमें महात्मा गांधी को बहुत श्रेय देता हूं कि महात्मा गांधी ने इस मामले पे काफी बढ़िया काम किया। हालांकि अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, कुछ लोग महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, पर मैं अपनी विचारधारा की बात बता रहा हूं। इस संदर्भ में अगर हम कहें तो मैं एक काम करता हूं कि इस आजादी शब्द को हटाता ही हूं, और इसको हटाने का तरीका क्या हो सकता है। बार बार करने से अच्छा कि एक मुश्त मैंने कर दिया है ना। तो इस संदर्भ में स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, और ये दो पहलू कौन कौन से सामने हमको दिखाई देते हैं। पहला है कि तथाकथित ऊंची जातियों के प्रभुत्व से तथाकथित नीची जातियों की मुक्ति और औपनिवेशिक शासन की नौकरियों में सकारात्मक कार्यवाही, अफर्मेटिव एक्शन यानी कि आबकारी जनरेशन, ये दो चीजें हैं। तो इस तरह से जो है स्वतंत्रता के बाद मतलब आजादी के बाद अगर कहें तो दो तरह से स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। पहला, जातियों का जो पद सोपानी व्यवस्था थी, यानी कुछ जातियां ऊंची और कुछ जातियां नीची मानी गई, उस व्यवस्था को खत्म किया गया। और दूसरा, नौकरियों में सकारात्मक कार्यवाही करते हुए आरक्षण की व्यवस्था। और यही कारण रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौर में अंबेडकर जैसे विचारकों के विचारों का राष्ट्रवादी धारा से हमेशा ही टकराव रहा। और यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि इस दौरान संविधान सभा में भी कई बार, ये पेन मुझे थोड़ा ऐसे ले लेना चाहिए, दिखना चाहिए, अंबेडकर बनाम पटेल भी हमको दिखाई देता है। यह अंबेडकर बनाम पटेल की लड़ाई हमको दिखाई देती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण रहा है इस दौरान, पूरे संघर्ष के दौरान। यह अंबेडकर बनाम आपको पटेल दिखाई देता है। एक समय तो ऐसा भी संविधान सभा में आया कि जब आरक्षण के मुद्दे पर अंबेडकर और पटेल अलग अलग विचारधाराओं में चले गए, और बात यहां तक बढ़ गई कि अंबेडकर इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। अंबेडकर इस्तीफा दे रहे थे और अपना इस्तीफा उन्होंने पटेल को लिख करके दे दिया। तब पटेल ने अपने कदम वापस खींचे और उन्होंने कहा कि संविधान सभा में आरक्षण हो जाए, यह संभव है, लेकिन संविधान सभा बिना अंबेडकर के हो यह संभव नहीं है। और इस मुद्दे पर आकर के पटेल पीछे हट जाते हैं और अंबेडकर उनके ऊपर प्रभावी भी जताते हैं। हालांकि यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे पर अंबेडकर और नेहरू के बीच में टकराव नहीं होता है,
बल्कि अंबेडकर के रहते ही नेहरू आरक्षण को और मजबूत बनाने के लिए संविधान में प्रथम संविधान संशोधन करते हैं। अगर आप कहिए तो संविधान में जो प्रथम संशोधन पेश किया गया, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1951 में हुआ, ये वस्तुतः इसी के जरिए अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और 15(4) के जरिए ही शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर और नेहरू एक दूसरे के ज्यादा क्लोज खड़े हैं और पटेल जो है अलगाव लेते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि पटेल ने जो बाद में विरोध नहीं किया, यह भी बात सही है कि 50 में ही जो है सरदार जी की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता को सबसे पहली प्राथमिकता माना। तो इस तरह से जो है, अगर राष्ट्रवादी विचारकों के बारे में बात करें, जिसमें आप गांधी, नेहरू, पटेल वगैरह को रख सकते हैं, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता को ज्यादा जोर देते थे। यहां पर स्वतंत्रता का मतलब क्या है? यहां पर स्वतंत्रता का मतलब है कि राजनीतिक स्वतंत्रता को ज्यादा जोर देते हैं। और 20वीं सदी के पहले दशक तक इस विचार का प्रभुत्व हो गया था कि स्वतंत्रता का अर्थ औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता है, यानी कि स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता भर है। मेरी बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए सबको। अगर कहीं पर दिक्कत लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब यहीं पर गांधी को लेकर के आते, गांधी क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए जरा, यहीं पर आप जो हम चर्चा कर रहे थे, तो हमारी चर्चा में क्या था कि हमने अपनी चर्चा में यह देखा कि एक तरफ जो है स्वतंत्रता के दो अर्थ यहां पर लिए गए, स्वतंत्रता के दो अर्थ ग्रहण किए गए। एक अर्थ ग्रहण किया गया जिसका मतलब था राजनीतिक स्वतंत्रता। यही वजह है कि गांधी को मैं सबसे ऊपर रेट करता हूं कि गांधी वस्तुतः महात्मा थे। और दूसरी तरफ सामाजिक स्वतंत्रता थी। अब पटेल जैसे जो विचारक हैं, बोस हैं, पटेल हैं, नेहरू हैं, ये राजनीतिक स्वतंत्रता को ज्यादा तवज्जो देते हैं और अंबेडकर जैसे विचारक सामाजिक स्वतंत्रता को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो यहीं पर पटेल और अंबेडकर की जंग आपको दिखाई देगी। लेकिन गांधी की विशिष्टता यह है कि गांधी इसको और इसको दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। गांधी कहते हैं कि जब तक हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त न कर दिया जाए। अच्छा, गांधी इस मामले में और बड़े अच्छे हैं। जैसे आज की तारीख में तथाकथित छद्म राष्ट्रवादी जो है, आज की तारीख में जितने लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी का ढोंग पीटते हैं, वो छद्म राष्ट्रवादी हैं। ये जो सोशल मीडिया वगैरह पर हैं, तिरंगा लेकर के जो है लड़कियों को घूंसा मार रहे हैं, रातों रात जला देते हैं, ये इस तरह के जो काम करते हैं, या राष्ट्रवाद को जो लोग राजनीतिक हथियार के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, वह वस्तुतः राष्ट्र विरोधी होते हैं, देशद्रोही होते हैं। वो ईमानदारी की बात कहूं मैं तो, और मैं इनको छद्म राष्ट्रवादी बोलता हूं कि ये छद्म राष्ट्रवादी हैं। ये दूसरे धर्म के में सुधार करने के लिए तत्पर बैठे हैं। यानी कि अपने घर में कचरा दबा के भरे रहो, लेकिन दूसरे के घर में हम सुधार करेंगे। यह गलती हिंदू भी करता है आज का, यह गलती आज का मुसलमान भी करता है, यह गलती आज का सिख भी करता है, ईसाई भी करता है, बौद्ध भी करता है, जैन भी करता है, हर कोई कर रहा है। और इस अर्थ में ये सब के सब अधम और पापी हैं।
गांधी क्यों श्रेष्ठ हैं और गांधी की तरफ क्यों मानवता को देखना चाहिए? क्योंकि गांधी हमेशा अपने घर की तरफ देखते हैं कि पहले जो अपना घर साफ रखेगा वही सफाई का महत्व समझेगा। और गांधी कहते हैं कि जब तक समाज में व्याप्त कुरीतियों को, धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक धर्म और राष्ट्र, समाज ये कोई श्रेष्ठ नहीं बनता है। इसलिए गांधी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता को भी देखते हैं। और यही अर्थ है कि गांधी इन स्वतंत्रता की दोनों धाराओं को महत्व देते हैं और गांधी ने स्वतंत्रता की अवधारणा के समान अर्थ रखने वाले शब्द के रूप में स्वराज को अपनाया है। स्वराज शब्द के दो मुख्य घटक हैं। स्वराज शब्द कैसे बनता है? एक है स्व और दूसरा है राज। स्व का अर्थ होता है अपना, स्व का अर्थ होता है अपना, और राज का अर्थ है शासन। इस तरह से स्वराज शब्द का अर्थ हो गया स्वयं का शासन, अपना शासन। यह एक तरह से लोकतंत्र की सही परिभाषा भी है। तो इसी बात को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्वराज शब्द का अर्थ क्या हुआ? स्वराज शब्द का अर्थ हुआ अपना शासन या स्वशासन, अपना शासन या स्वशासन। गांधी ने स्वतंत्रता को समाज स्वराज के अर्थ में अपनाया और इन्होंने इसके दोनों अर्थों को स्वीकार किया। इस तरह के भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में स्वराज का प्रयोग दो अर्थों में किया गया, अर्थात एक तरफ स्वतंत्रता को संवैधानिक और राजनीतिक मांग के रूप में पेश किया गया, तो दूसरी तरफ स्वराज के रूप में इसे सामूहिक सामाजिक स्तर पर एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसका अर्थ सिर्फ ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता ही नहीं थी, बल्कि इसे पश्चिम के सांस्कृतिक प्राधिकार से स्वतंत्रता के रूप में भी देखा गया। अब गांधी यहीं पर देखिए, आज के जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, छद्म राष्ट्रवादी हैं, गांधी उनसे भी बहुत ऊपर चले जाते हैं। और गांधी क्यों जो है फर्जी राष्ट्रवादियों से ऊपर है? गांधी फर्जी राष्ट्रवादियों से इसलिए ऊपर है कि गांधी ये कहते हैं कि वह पश्चिम की जो सांस्कृतिक शैली है वह भारत पर हावी ना हो, वह भारत की जो मूल संस्कृति, अच्छा भारत की मूल संस्कृति झंडा लेकर के औरतों को भद्दी भद्दी गालियां देना, दूसरे धर्म के लोगों को मारना, अपने धर्म वालों को जो है आतंकवादी बना दिया जाना, गांधी इन सबको फेवर नहीं करते हैं। गांधी मानवता के पूजक के रूप में आना चाहते हैं। गांधी विचारक हैं, गांधी तार्किक हैं, लेकिन गांधी विचारक और तार्किक होने के साथ साथ गांधी बड़े स्पष्ट भी हैं। और स्पष्ट किस रूप में है गांधी? कि गांधी जो पश्चिमी संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको भारत पर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। तो गांधी सामाजिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता तीनों को ही स्वराज का हिस्सा मानते हैं। ये आजकल राष्ट्रवाद के नाम पर जो चल रहा है ना, वह वस्तुतः पश्चिम की शैली है, वह यूरोप से आई हुई है, ग्रीक शैली है। गांधी इसके विरुद्ध है। गांधी जो राम का राष्ट्रवाद है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और उसके लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, यानी कि लोगों को मार देने के लिए तैयार हैं। गांधी गाली नहीं देते हैं, गांधी अपशब्द नहीं कहते हैं। यहां तक कि 1944 में जब नाथूराम गोडसे गांधी पर पहली बार अटैक करता है, तो पटेल और नेहरू के लाख
कहने के बावजूद भी गांधी कभी भी 1946 में भी उन पर अटैक करता है और 48 में तो अंततः उसको सफलता मिल जाती है। गांधी को 40 के दशक के बाद से ही, गांधी को शुरू से ही अंग्रेज मारना चाहते थे और अंग्रेजों ने ऐसे कई सारे किलर्स की, भाड़े के जो है हत्यारों की फौज खड़ी की और अंत में अंग्रेजों के रहते इस बात की सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों के शासनकाल में गांधी विरोध करते हैं, गांधी को कोई थप्पड़ तक नहीं मार पाता है। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता मिलती है तो अंग्रेज अब अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं और अंग्रेजों का ऐसा ही भाड़े का एक हत्यारा जो अंग्रेजी विरासत और अंग्रेजी विचारधारा का था, उसने अंत में गांधी को मार दिया, क्योंकि उसके अंदर एक वो थी कि वह अपने स्वामी का साम्राज्य नहीं बचा पाया और इस चिढ़ में उसने गांधी को गोली मार दी। गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में स्वराज को स्व के ऊपर शासन मानते हुए स्वराज को हासिल करने की बात करते हैं। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है कि जब हम अपने ऊपर शासन करना सीख लेते हैं तो स्वराज आ जाता है। स्वराज की इस समझ के अनुसार अमानवीयकरण करने वाली संस्थाओं से अपना आत्मसम्मान, अपनी जिम्मेदारी और आत्मज्ञान हासिल करना ही स्वराज है। स्वराज हासिल करने की किसी भी योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यह है कि अपने वास्तविक आत्म या स्व और समुदाय तथा समाज से इसके संबंध को समझने की कोशिश की जाए। स्वराज को इस तरह की समझ इस बात की वकालत करती है कि लोगों को अलग तरह की संस्थाओं, संरचनाओं और प्रक्रियाओं को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्वराज के लिए यह आवश्यक है कि अपने आत्म स्वरूप को आप पहचानिए। जब आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हैं तो निस्संदेह तब आप जाति के, धर्म के, क्षेत्रीयता के, भाषा के कुबंधनों से अपने आप को आप मुक्त कर लेते हैं। जब आप अपने आप के सही स्वरूप को पहचानते हैं और तब आप उन कुरीतियों से मुक्त समाज के सदस्य में ज्यादा भाईचारा, ज्यादा प्रेम खोज पाएंगे। जब आपको यह पता होगा कि सामने वाला मेरी ही तरह मनुष्य है, यह जो इसके ऊपर अगड़ी पिछड़ी जाति का आरोप है, यह जो इस पर अन्य धर्म का आरोप है, वह तो बेकार में है, वह गलत है, वह लोगों ने थोपा है। क्यों थोपा है? ताकि हमको बांट करके शासन कर सकें। और जब यह अवधारणा आप में वास्तविक रूप से विकसित हो जाती है तब आप स्व को समझ पाते हैं और तब वस्तुतः स्वशासन होता है और तब आप जो स्वराज की समझ होगी वह इस बात की वकालत करती है कि लोगों को अलग तरह की संस्थाओं, संरचनाओं और प्रक्रियाओं को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन संस्थाओं, संरचनाओं और प्रक्रियाओं को विविध संस्कृतियों और परंपराओं के साथ ही प्राकृतिक विश्व के सिद्धांतों के अनुरूप भी होना चाहिए। यानी कि गांधी यहां पर वर्ल्ड बैंक से और विश्व की जो अन्य संस्कृतियां समझने की कोशिश करती है उसके बहुत पहले ही एक समावेशी शासन व्यवस्था को अपनाने की कोशिश करते हैं। समावेशी शासन व्यवस्था, यह बात आप जरूर याद रखिएगा कि समावेशी शासन व्यवस्था यानी कि इंक्लूसिव गवर्नेंस, ये 11वें पंचवर्षीय योजना में भारत में अपनाई गई। यह 80 के दशक में यह कॉन्सेप्ट उभरा है पश्चिम में, लेकिन उनसे बहुत पहले गांधी इस समावेशी के बारे में बात करते हैं। और गांधी जब समावेशी होने के बारे में बात करते हैं, आज अगर किसी की सबसे अधिक आवश्यकता, किसी विचारधारा को आप लेकर के चल सकते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ से, किसी भी मजहबी किताब से अगर सर्वाधिक उपयुक्त कोई विचारधारा है तो वह
महात्मा गांधी की विचारधारा है, वह गांधी की विचारधारा है। इन संस्थाओं, संरचनाओं और प्रक्रियाओं को विविध संस्कृतियों और परंपराओं के साथ ही प्राकृतिक विश्व के सिद्धांतों के अनुरूप भी होना चाहिए। गांधी मानते हैं कि स्वराज की इस तरह की अवधारणा अपनाने से न्याय के सिद्धांतों के दिशा निर्देशन में व्यक्ति और समुदाय दोनों की क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से विकास होगा। तो गांधी कहते हैं कि प्राकृतिक विश्व के सिद्धांत को भी अपनाइए, और ये कहते हैं कि अगर स्वराज की ऐसी अवधारणा, मैं आप सब लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग गांधी की बुक हिंद स्वराज को जरूर पढ़ें, जहां से भी मिले, ऑनलाइन अवेलेबल होगा, हिंद स्वराज जरूर मंगाएं और इसे जरूर पढ़ें। तो कहते हैं कि इस क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से विकास होगा, इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब स्वतंत्रता और भारतीय संविधान का संबंध क्या है, इस पर आइए जरा चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 36 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, स्वतंत्रता की, और इसी के बीच में 12 से 36 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, और इसी 12 से 36 में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता की विवेचना की गई है। प्राथमिक रूप से ये अधिकार राज्य को सकारात्मक निर्देश देने की जगह नकारात्मक निषेध करते हैं। ये प्राथमिक रूप से, यानी कि सामान्य तौर पर, मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे यह लगता है कि मौलिक अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। इसके लिए आप लोगों को इसी आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर ही आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर ही आपको क्या करना होगा, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी जो प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, जो पॉलिटी के लिए आवश्यक है। जितने भी पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था डिटेल में वहां पर दिया हुआ है, वहां से आप लोग जरूर उठा लीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, वो ऐसा कोर्स आप लोग को कहीं और नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और वो बाइलिंगुअल है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं आप लोग को एक बात और कहना चाहूंगा यहीं पर, कि अगर आप पॉलिटी पर मेरे हिंदी में नोट्स चाहते हैं, पॉलिटी में हिंदी में मेरे नोट्स चाहिए, तो हिंदी में मेरे नोट्स आपको जो है, अब अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसका पीडीएफ आप लोग को भेज सकता हूं, कंप्लीट नोट्स हैं। इसके अलावा दिल्ली में ये फोटोकॉपियर्स के पास भी मौजूद है, फोटोकॉपियर्स के पास भी मौजूद है, और ये वहां पर किस रूप में मौजूद है, वहां पर जो है साहनी फोटो स्टेट मुखर्जी नगर में है, तो उनके पास जो है मेरे नोट्स जो है बिक रहे हैं, और ये तमाम जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि काफी अच्छी डिमांड में है, तो आप चाहिए तो वहां से भी ले सकते हैं। अगर साहनी फोटो स्टेट का नंबर भी अगर आप चाहिएगा तो मैं बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा। खैर, तो भारतीय राज्य व्यवस्था पर आप देख लीजिएगा, बाइलिंगुअल है, नोट्स आप खुद बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय मेरे नोट्स खरीदने के। मैं हमेशा से इस चीज की वकालत करता हूं। अब ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार कैसे हैं, ये अधिकार बुनियादी अधिकार हैं, मौलिक हैं। मौलिक और बुनियादी एक ही शब्द है, लेकिन ये असीम नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि अधिकार दे दिए गए हैं, ये असीम नहीं है, यानी कि अधिकार जो है इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन संभव है। युक्ति युक्त का मतलब क्या हुआ, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस,
पॉसिबल है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में स्वतंत्रता की सुरक्षा की गई है, स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। लेकिन इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व ये कहां पर है? ये भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए हैं। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 37 से अनुच्छेद 51 के बीच में। भाग 3 में अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बहुत सी स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है। अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19(1) में ए से लेकर के जी तक के बीच में 6 स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। 6 स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। इसके लिए भी मैं आप लोग से एक बार फिर कहूंगा कि ये ए से लेकर के जी तक जितना भी है ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, निबंध सबके लिए। इसके लिए भी आप एक बार फिर जो है चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्लेलिस्ट में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था करके दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर के पूरा का पूरा मौलिक अधिकार देखिए। करीबन 7-8 वीडियोस आपको मिलेंगे, तकरीबन 10 वीडियो आपको मिलेंगे। बहुत विस्तृत वीडियोस हैं, बहुत विस्तृत वीडियोस हैं और इन वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। उसको आप कतई मत मिस करिए, उसको जो है बार बार आप लोग को रिवीजन करते रहना चाहिए। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये कई सारे शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 19 के अलावा भी अगर आप देखिए तो अनुच्छेद 20 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और बाद में अनुच्छेद 21 तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 21 ने स्वतंत्रता को बहुत विस्तृत अधिकार दे दिया, बहुत विस्तृत रूप दे दिया। दुनिया में संभवतः कहीं और पर इतना विस्तृत स्वतंत्रताओं की चर्चा नहीं की गई है जितना कि अनुच्छेद 21 ने अकेले अपने आप में कर दिया। अनुच्छेद 21 में ही आकर के पहली बार आपको जो है स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के संदर्भ में जो न्यायिक सक्रियता का फंडा है उसमें होगा। हालांकि अनुच्छेद 21 की जो है ये भाषा बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हालांकि यहां पर शब्द जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दिया गया है, लेकिन आज की तारीख में जो प्रयोग होता है वह विधि की सम्यक प्रक्रिया है। दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको पढ़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा कोर्स करिए और संभव है तो उसके नोट्स भी आप बनाते चलिए, तो आपको समझ में आएगा। मैं यहां पर दोबारा जो है मेहनत करने के चक्कर में नहीं हूं, वरना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाएंगे। 10 सभी मूल अधिकारों में सिर्फ इसी अनुच्छेद को लागू करने के संदर्भ में किसी तरह की शर्त नहीं जोड़ी गई है। किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 का प्रयोग करने के लिए उसका भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21 के लिए नागरिक होने की कसौटी नहीं ली। हालांकि अगर भारत में नागरिक होने का कसौटी, अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखें तो फंडामेंटल राइट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, मैं यहां पर ले लेता हूं अलग पेज पर, अगर मौलिक अधिकारों को देखें तो मौलिक अधिकारों में अगर हम देखें कि इसका डिवीजन है तो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, को भी, यानी कि नागरिक को तो है ही हैं, साथ में जो है विदेशियों को प्राप्त हैं। केवल 5 मौलिक अधिकार, केवल 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि इस तरफ आते हैं और वो हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और विदेशियों को भी जो प्राप्त मौलिक अधिकार हैं वो शेष सभी हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 21 अगर देखिएगा तो वो इस घेरे में आता है।
भारतीय संविधान ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मानव अधिकार का हैसियत दिया है। यानी कि मानव को कहने का मतलब नागरिक को ही नहीं, सबको दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 21 ने न्यायालय के सामने कई बार बड़े प्रश्न खड़े किए हैं, और न्यायालय इस संदर्भ में सिर्फ लिखे लिखाए किसी पैमाने पर चलने की बात नहीं मानी, वह उससे अलग जाती है। तो वो कहते हैं कि लेकिन जब किसी विधि के अंतर्गत कोई मामला आता है तो भी उसकी व्याख्या की जरूरत हो सकती है। न्यायालय के फैसलों को, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, कि जो विधि होती है वो कई तरह की होती है, जैसे सकारात्मक विधि होगी, ईश्वरीय विधि होगी, इसी तरह से जो है सामान्य विधि भी होगी। तो इसी तरह से एक केस विधि होती है। केस विधि किसको कहते हैं, केस लॉ किसको कहते हैं, इसे जजेस लॉ भी कहते हैं, न्यायाधीश विधि भी कहते हैं। केस लॉ को आप चाहिए तो केस विधि भी कहिए, आप इसे केस विधि भी कह सकते हैं, आप इसे न्यायाधीश विधि भी कह सकते हैं, आप इसे चाहिए तो जस्टिस लॉ भी कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी केस के सभी पक्ष न्यायालय के फैसले से कानूनी रूप से बंधे होते हैं, इसलिए जब तक न्यायालय खुद इन फैसलों को ना बदले तब तक इन्हें आप बदल नहीं सकते और उसी अर्थ में लागू करेंगे जिस अर्थ में न्यायालय ने उन्हें पारित किया हो। दूसरे शब्दों में अगर इसी बात को कहूं तो किसी मामले में न्यायालय का फैसला उस विशिष्ट मामले से संबंधित होता है, लेकिन इसके साथ ही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों के भविष्य की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। यानी कि भविष्य में भी उस तरह के मुकदमे अगर आएंगे तो उनका निर्णय इसी आधार पर होगा। इस बात पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण कि ये कैसे होता है। तो चार जो है मैं आप लोग को जो है एग्जाम्पल्स दूंगा जो इस मामले में बहुत हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अदालतों ने अपने फैसलों के जरिए, खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों के जरिए ये जो अनुच्छेद 21 का मसला है इसको काफी बढ़ा दिया है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है 1963 में खड़क सिंह का मामला है। खड़क सिंह वस्तुतः एक जो है आजादी के पहले से ही एक डकैत थे, हालांकि, और बहुत दुर्दांत डकैत थे, लोगों को लूटपाट किया करते थे। बाद में इनकी पोती को इनके ही जो है, मतलब इनके पोती को उसके पति ने ही जो है जिंदा जला दिया था। यहां पर खड़क सिंह के मामले में होता क्या था कि जब शुरुआत में चूंकि इतना सबूत जो पुलिस लॉ था उसके हिसाब से खड़क सिंह के ऊपर कोई मुकदमा सही ढंग से चल नहीं पाया, तो लगातार पुलिस इनके ऊपर निगरानी रखती थी। तो इसी को लेकर के खड़क सिंह की तरफ से जो है कोर्ट केस हुआ, और इसमें जो है न्यायालय ने कहा कि केवल ऐसे प्रत्यक्ष सुनिश्चित काम को ही नहीं, को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों के संदर्भ में दखलंदाजी माना जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है ये फैसला था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लगातार इस तरह से निगरानी रखेंगे तो व्यक्ति की कहीं आने जाने की जो स्वतंत्रता है, ये कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है, यह कौन सा होगा, ये मैं आप लोग को बताता हूं। यह है अनुच्छेद 19(1)(d). तो अनुच्छेद 19(1)(d) के संदर्भ में ये कहते हैं कि जो लोग आने जाने, तो आप किसी के ऊपर लगातार निगरानी रखेंगे तो भाई वो कैसे जो है, तो आपकी नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, आना है, तो कई तरह के प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए गए थे।
आने जाने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों को दखलंदाजी माना जा सकता है जो प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हों। ऐसा नहीं था कि संविधान निर्माताओं की इच्छा यह थी कि इस संबंध में व्यक्तिगत भावना की सुरक्षा की जाए। तो इसका मतलब यह था कि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि जो लोगों की आजादी है उसको सुनिश्चित की जाए, लेकिन लोगों की आजादी को सुनिश्चित करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि सामूहिक जो हित हैं वो भी कहीं प्रभावित ना हो। तो इन्होंने कहा था कि सरकार या पुलिस जो निगरानी करती है, जो प्रत्यक्ष और सुनिश्चित काम है, यानी कि पुलिस द्वारा निगरानी रखने का काम, वह कहीं भी उसके आने जाने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों के संदर्भ में उसको दखलंदाजी माना और कहा कि यह प्रत्यक्ष और सुनिश्चित रूप से है। ये मैं लाइन हटा दे रहा हूं तो शायद और ज्यादा क्लियरिटी बन जाएगी। और उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की यह इच्छा थी कि इस संदर्भ में व्यक्तिगत भावना की सुरक्षा की जाए। ये मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए इस तरह से मैंने लिख दिया है। 1981 में एक और केस हुआ और 1981 में यह जो केस आया था ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इस केस का नाम था आपका फ्रांसिस कोली बनाम, थोड़ा सा ऐसे, हाँ, फ्रांसिस कोली मुलिन बनाम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के एक जज की टिप्पणी में जो है स्वतंत्रता की जो समझ है वह कहीं ज्यादा व्यापक रूप से उभर करके सामने आई। और ये क्या थी कि जीवन के अधिकार में इन्होंने माना कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। मानवीय गरिमा के लिए बुनियादी जरूरतों का पूरा होना सबसे महत्वपूर्ण है। जिंदगी की बुनियादी जरूरतों में पर्याप्त पोषण, कपड़ा, आवास, पढ़ने लिखने और विभिन्न तरीकों में खुद को अभिव्यक्त करने की सुविधा, कहीं भी आने जाने और दूसरे मनुष्यों से घुलने मिलने की स्वतंत्रता शामिल है। निश्चित रूप से इस अधिकार के विभिन्न घटकों की मात्रा और अंतर्वस्तु देश के आर्थिक विकास पर के स्तर पर निर्भर करती है, लेकिन वर्तमान मामले को देखते हुए यह कहा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि इसमें जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पाने का अधिकार शामिल होना चाहिए। साथ ही इसमें मानवीय आत्म को न्यूनतम रूप से अभिव्यक्त करने वाले कार्यों और गतिविधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि लोगों को स्वतंत्रता है और लोगों की जो स्वतंत्रता है वो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाने के अधिकार में। इसी तरह से अगर आप बच्चे रोजगार को लेकर के सरकार से डिमांड करते हैं तो रोजगार के लेकर के सरकार आपके ऊपर लाठी चार्ज नहीं कर सकती। यह पूरी तरह से गुलामी का दौर है, आप कह सकते हैं कि उस दौरान यह हो सकता था। 1984 के बधुआ मुक्ति मामले में भी स्वतंत्रता की इस व्यापक समझ को फिर से व्यक्त किया गया। इस केस में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेते हुए अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का ज्यादा विस्तार किया गया। इस फैसले के अनुसार बधुआ मुक्ति मामला जो हुआ था यहीं से जो है आपका न्यायिक सक्रियता और तेजी से उभर करके आया था, पीआईएल वाला मुद्दा। अनुच्छेद 21 में वर्णित जो मानवीय गरिमा के साथ जीने की बात है, इसमें कहा गया था कि श्रमिक के रूप में काम कर रहे ये बच्चों को जो है बधुआ बना करके काम करना, भट्टे पर जो है ईंट का जो भट्टा था वहां का मुद्दा था ये, कि बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। इन बच्चों की दुर्व्यवहार से सुरक्षा होनी चाहिए। साथ ही इन्हें स्वस्थ माहौल में स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकास करने का अवसर और सुविधा मिलना चाहिए। इसके अलावा इन्हें शिक्षा हासिल करने की सुविधा, काम और मानसिक आराम की न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियां
निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये स्वामी अग्निवेश जी इस मामले में जो है ज़्यादा उन्होंने जो है काम किया था। तो ये कहा जाता है कि कोर्ट ने ये कहा था कि इनको कम उम्र के बच्चों को जो है आप स्वास्थ्य शिक्षा जैसे जो है अधिकार दीजिए। तो शिक्षा के अधिकार की मांग भी जो है कहीं कहीं यहाँ से उभर करके सामने आई थी। इसी तरह से 1989 में रामशरण बनाम भारतीय संघ अनुच्छेद 21 की एक समग्र व्याख्या पेश की गई और इसमें कहा था गया था कि किसी आदमी के जीवन को सही अर्थ देने वाली चीजों में परंपरा, संस्कृति और विरासत शामिल है। इस विरासत को सुरक्षा के लिए हर तरह के उपाय करना संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक अवधारणा के भीतर आता है। तो ये कह रहे थे कि जो परंपराएं, संस्कृति और विरासत ये मनुष्य के जीवन को सही अर्थ देते हैं। यहां पर कहने का मतलब ये भी था कि आदमी का जीवन और पशु का जीवन एक जैसा नहीं है। आदमी के जीवन और पशु के जीवन में हमें अंतर करना सीखना चाहिए। और इसी बात को लेकर के ये जो है बहस को आगे जो है सुप्रीम कोर्ट बढ़ाती है और ये कहते हैं कि इस विरासत को सुरक्षा के लिए हर तरह के ये जो परंपरागत और संस्कृति की विरासत है हर तरह का उपाय किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 21 की यह व्यापक अवधारणा में शामिल है। तो इस तरह से ये जो है कई मुद्दे देते हैं। इसी तरह से 1991 के अपने एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में जो जीवन की स्वतंत्रता है उसको व्यापक अर्थ देते हुए उन्होंने कहा था कि जीवन का आनंद उठाने के लिए प्रदूषण रहित पानी और हवा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया जाए। तो इस तरह से जो है अगर आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ाया। तो हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार पर बहुत व्यापक और विस्तृत चर्चा की। अगला खंड जो हम पढ़ेंगे वह समानता के अधिकार पर पढ़ेंगे। हम समानता के अधिकार पर अब चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर, तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस सेट करते रहिए। क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं अभी केवल फंडामेंटल्स पर चर्चा कर रहा हूं। मैं प्रैक्टिस सेट, आंसर राइटिंग वगैरह आपको अभी कम करवाऊंगा और एक बार कोर्स जो है ओवरऑल समाप्त हो जाए तो तकरीबन 1000 प्रश्नों के जरिए के आंसर राइटिंग मैं आपको करवाऊंगा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।